Hello my dear students, I welcome you all to our channel that is Let's Crack CBSE 9th and 10th। जैसे कि आप जानते हो मैं हूं दिव्या कश्यप, योर साइंस मेंटोर, आई मस्ट से योर फेवरेट साइंस मेंटोर, राइट। सो आई एम हियर टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू ऑल। तो सबसे पहले तो ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आई वुड लाइक टू हार्टली थैंक यू ऑल कि आप इतने हमारे वीडियोस देखते हो, हमारे सारे चैनल के वीडियोस इतना देखते हो, इतना एप्रिसिएशन देते हो। रियली आप मानोगे नहीं कि हमारा टीचर्स का, हमारे जो हम सब एजुकेटर्स हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होता है आपकी एप्रिसिएशन देखकर। तो आज यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपसे जब भी आपके साथ लाइव आती हूँ, सेशन शुरू करती हूँ, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, है ना। तो आज मैं आपको उसका मतलब समझाना चाहती हूँ कि ऐसा मैं क्यों एड्रेस करती हूँ, ऐसा क्लॉज में हमेशा क्यों यूज करती हूँ कि इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब देखिए, हम पढ़ते आए हैं बचपन से अकबर द ग्रेट, है ना। और अकबर द ग्रेट हम क्यों बोलते हैं, उसका ग्रेटनेस हमने पढ़ा है, हमने समझा है। तो आज इस सेशन के अंदर हम पढ़ाई से हट के बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि अनअकैडमी क्या इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है या नहीं, या हम सही से एड्रेस उसको करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखिए, आप जब बड़े होते हो तो क्या करते हो, आप सोचते हो कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। ऐसे ही कुछ थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में। मतलब बचपन से ही हमारा एक ड्रीम होता है, हमारा एक गोल होता है, हमारा एक टारगेट डेस्टिनेशन होता है जिस तक हम सब पहुंचना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं कुछ अपनी जिंदगी में। अब उस टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है ना। अब जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता कि उस गोल तक पहुंचने का रास्ता हम कैसे फॉलो करेंगे, क्या सही रास्ता है। हम अलग अलग से इंफॉर्मेशन से इकट्ठी करते हैं एंड माइट बी पॉसिबल कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो इनएप्रोप्रिएट होती है और इसीलिए कुछ बच्चे अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, अपने टारगेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, है ना। ये कारण होता है। अब इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपको आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है और रास्ते पे हमें चलना है। तो एक चीज तो रास्ता दिखाना है, दूसरा रास्ते पे चलना सिखाना है और तीसरा रास्ते पे आपने चलना है। तो ये तीनों चीजें आपकी अनअकैडमी से फुलफिल हो सकती है। कैसे? सपना आप देखोगे, पूरा हम करेंगे। अनअकैडमी के साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। अब देखिए, रास्ता कौन सा होगा, कैसे पहुंचेंगे, उसका जो हमें एक सही से आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो कहां से मिलेगा। उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा गुरु, एक अच्छा एजुकेटर जो आपको सिर्फ रास्ता ना दिखाए, सिर्फ चलना ना सिखाए, बल्कि किसी भी तरीके से आपको पहुंचा दे आपके गोल तक, है ना। तो अनअकैडमी के साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। पहली चीज, जो आपको सिर्फ रास्ता दिखाते नहीं है, रास्ता पे चलना नहीं सिखाते हैं, बल्कि आपके अंदर वो स्पार्क इग्नाइट करते हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ, जो सपना देखा है बचपन से उसको पूरा कर पाओ। ठीक है, तो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का पहला कारण हम समझ चुके हैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो अपनी जी जान लगा देते हैं आपको पढ़ाने में, आपको समझाने में और आपको आपके गोल तक पहुंचाने में। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि पहली चीज तो ये होनी चाहिए, रास्ता पता लगना चाहिए। तो ऑब्वियसली टॉप एजुकेटर्स है तो वो आपको वो रास्ता गाइड कर सकते हैं। दूसरा, उनके पढ़ाने के स्किल्स, क्योंकि पढ़ाने के स्किल्स से तो पता लगेगा कि रास्ते पे कैसे चलोगे आप। वो चीज, वो एनर्जी, वो स्पार्क, वो एंथू तो जगाना पड़ेगा ना आपके अंदर। तो वो जो चीज है वो आपको यहाँ के लाइव इंटरेक्टिव सेशन से मिलती है। अब देखिए, सेशंस तो बहुत सारे होते हैं, आपको बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत से सेशंस मिल जाएंगे, बट आपको पता है कि अनअकैडमी पे एक इस तरीके से करिकुलम डिजाइन होता है, इवन सीरीज का भी नाम डिसाइड होता है कि कहीं से भी हम कोई कोना ना छोड़े कि आपको मतलब अगर हमने कहा कि हमने लक्ष्य सीरीज चलाई है तो मतलब लक्ष्य सीरीज से यही है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम इंस्पायर करें किसी भी तरीके से। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको बहुत से मिल जाते हैं, है ना, लेकिन जो लाइव इंटरेक्शंस होती है ना, उनकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। अब जैसे हम लाइव सेशंस लेते हैं
ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में हमें डाउट्स देते हो, हम उन डाउट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका नाम लेते हैं, उसी से आपका इंटरेस्ट बनता है। आप सोचते हो कि यस नेक्स्ट टाइम मैं 4 आंसर दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं 6 आंसर्स दूंगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है, कस्टमाइज किया गया है, ताकि इससे आउटपुट जो हो वो बिल्कुल 100% हो। कहीं भी एक बहाना ना छूटे आपके पास कि मैं इस कारण नहीं पढ़ पाया या इस कारण मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए जो इंटरैक्टिव सेशंस है वो आपको यहां पे मिलते हैं। तीसरी चीज, बहुत बढ़िया बात बताने वाली हूं मैं आपको पता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, किसी के साथ वो कनेक्शन फील होता है, किसी से वो पॉजिटिव वाइब्स आती है, किसी से नहीं आती है। तो यहां पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक ही कैटेगरी के अंदर आपको इतने सारे एजुकेटर्स मिलते हैं। तो क्या यूज कर सकते हो? अपना फेवरेटिज्म। क्या फॉलो कर सकते हो? फेवरेटिज्म, जो हम सब करना चाहते हैं, राइट। अब ट्यूशंस क्यों लेते हैं हम? कहीं हमें वो टीचर अच्छा लगता है, हमें कनेक्शन फील होता है, हमें उनसे समझ आती है। और सही बात है भाई, एजुकेटर होता ही वो है जिसकी जो बात है, जो वो पढ़ा रहा है, वो सिर्फ कान तक ना रहे, कान से सीधा आपके माइंड में जाए और माइंड में फिट हो जाए, वही एक असली एजुकेटर कहलाता है। तो ऐसे एजुकेटर्स, ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस, ऐसे लाइव सेशंस, टेस्ट, क्विजेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अनअकैडमी आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है, पूरा आपका हेल्प करता है ताकि आप अपने गोल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ। बट चाहिए तो क्या? आपका डिटर्मिनेशन, आपकी सिंसियरिटी, है ना। अब वो अपने आप आ जाएगी विद टाइम। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आप चीजों को समझोगे, आपको जो सेशन से बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो वो चीजें भी आप अपने अंदर, आप कह सकते हो ग्रेजुअली उसकी आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। तो अनअकैडमी इसलिए इन्हीं सारी चीजों के लिए इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म कहलाता है। एट द एंड मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर जिंदगी बनानी है, अगर सोचा है कि कहीं पहुंचना है, राइट, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप जरूर ट्राई करो, बिकॉज वी ट्राई टू क्रिएट योर फ्यूचर एंड मेक यू अ डायनामिक पर्सनैलिटी, राइट। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ट्राई करो और आपको पक्का पता लगेगा कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, right? So, me Divya Kashyap signing off. We'll meet in the live session with new concept, and again I will try to resolve all your doubts and clear all your concepts. Until then, आपको पता है मैं हमेशा एक टिप देती हूँ, prepare well, study hard and make your habit to write and learn, right? So we'll meet in the next session. So I'll take a leave. Thank you. अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। करना क्या है? टेलीग्राम को आपको डाउनलोड करना है, ये जो ऊपर दिया हुआ लिंक है इसको फिल करना है, एंड वी आर जस्ट 1 क्लिक अवे। आपको क्लिक करना है और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, राइट। एज यू ऑल आर फोन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, आपको पता है कैसे कैसे चीजों को डाउनलोड करते हैं। तो अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए आपको गूगल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है, उसको डाउनलोड करना है, राइट, एंड उसको इंस्टॉल करना है। और उसको इंस्टॉल करने के बाद थर्ड स्टेप है, यू हैव टू मैनेज द गोल्स। आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द कोर्स अकॉर्डिंग टू योर विल, कि आपको प्लस क्लासेस लेनी है, लाइव लेनी है, स्पेशल क्लासेस लेनी है, एंड देन you can select and get connected with us. Even you can unlock the free content using my code, that is Divya01. करना क्या है? आपको सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है, उसको डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द गोल। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा मेन्यू बटन, उसको क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्पेशल क्लासेस, राइट, एंड देन यू हैव टू एंटर द इनवाइट कोड, एंड बाय डूइंग सच स्टेप्स यू विल बी एबल टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, एंड जस्ट मेक यूज ऑफ माय कोड, दैट इज Divya01. Now for joining quiz, you have to follow certain steps. करना क्या है? फिर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको सर्च करना है, उसको डाउनलोड करना है, उसमें लॉग इन करना है, राइट, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट प्लस। उसके बाद आपको लेबल टेस्ट को सिलेक्ट करना है, जो आपको बॉटम ऑफ द स्क्रीन में दिखेगा। देन क्लिक ऑन द ज्वाइन क्विज ऑप्शन और उसमें एंटर करो आप कोड, एंड देन जस्ट वेट फॉर योर एजुकेटर, होस्ट और योर मेंटर टू कंडक्ट द क्विज। तो है ना कुछ सिंपल स्टेप्स, इनको फॉलो करो एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी quiz also. Today we are going to start with the interesting topic, and the topic is what is atom. आपको पता है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं
विच यू कम अक्रॉस। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा बेस उतना स्ट्रांग नहीं होता कि हमें पता नहीं लगता कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्यों एटम्स डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में डिफरेंट है या एक एलिमेंट के एटम्स आपस में सेम है। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है। तो आज का जो वीडियो है, दिस इज क्रिएटेड जस्ट टू मेक यू क्लियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड इन दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी few important topics related to atom. The first topic which we'll be taking up is what is atom? What is atom? Right? And secondly, we are going to take up that what forms the atom? कि atom किस चीज से बने होते हैं. Thirdly, we are going to discuss about the structure of atom. कि atom के अंदर जो भी कुछ होता है वो किस तरीके से arrange होता है, right? And fourth, we are going to study that why atoms are different. Why atoms are different, right? और इसके बाद हम करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, right? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं. We are going to take up this all in this session. So this session is going to be very, very interesting because whenever you learn about atom, it is quite interesting, right? So let's start with the atom. तो पहली चीज जो हम स्टार्ट करते हैं, विल लर्न दैट व्हाट इज एटम. व्हाट इज बेसिकली एटम. एटम होता क्या है? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने कई बार बुक्स में भी पढ़ा होगा कि एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक. एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक. तो यहीं से हम ये नेम पिक करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, और इसका मतलब समझते हैं. सपोज हम प्लान करते हैं कि हमें अपना ड्रीम हाउस बनाना है. आप सबको पता है कि अपना जो घर होता है उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है, और हर इंसान अपना घर बहुत सुंदर बनाना चाहता है. जैसे इमेजिनेशन में सोचता है कि ऐसा होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, घर में ग्लासेस का यूज होना चाहिए, घर का इंटीरियर क्या होना चाहिए, घर के बाहर कितना पार्किंग का स्पेस होना चाहिए. तो बहुत कुछ हमारे माइंड में रहता है जब हम घर बनाना चाहते हैं. सो लेट्स से अगर हमारे पास किसी की हम बात करते हैं कि हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट द माइकल. We are talking about Michael. Let's say Michael gives a thought that he also want to construct a house and a beautiful house. तो माइकल सोचता है कि मुझे घर बनाना है और बहुत ही सुंदर घर बनाना है. तो क्या करेगा वो? Obviously, he will opt for the labor. लेबर चाहिए होगी, कंस्ट्रक्शन वाले लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होगा जो पूरे लेबर को मैनेज करे, और आर्किटेक्ट चाहिए होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग होंगे, है ना. सो वो उनसे बात करेगा कि आई वॉन्ट दिस ब्यूटिफुल हाउस. आर्किटेक्ट उनके माइंड के अकॉर्डिंग पूरा प्लानिंग करेगा एंड दे विल बिल्ड अ हाउस. बट फॉर बिल्डिंग अ हाउस दे विल नीड सम मटीरियल. फॉर बिल्डिंग अ हाउस दे विल नीड सम मटीरियल्स. लेट्स से इन्होंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की, और आपको पता है कि घर बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक उसमें लगेंगी वो क्या होंगी? ब्रिक्स. वो क्या होंगी? ब्रिक्स. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो घर बना है किस वजह से बना है? ये इन ईंटों की वजह से बना है. तो यहां पे जो ब्रिक्स है वो क्या होंगी? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस. दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस. समझ आया आपको? ऐसे ही अगर आप जो भी चीज अपने आसपास देख रहे हो, जितनी भी चीज है आपके आसपास, वो सब क्या है? दैट इज मैटर. एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, जैसे कि आप टेबल देखते हो, चेयर देखते हो, आप एयर देखते हो अपने आसपास, पानी देखते हो, सॉल्ट देखते हो, जो भी कुछ आपके आसपास है वो सब क्या है? मैटर. वो सब क्या है? मैटर. और मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसको आप रखो तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, चाहे बहुत कम मास हो, चाहे ज्यादा मास हो, चाहे मॉडरेट मास हो. पर अगर कोई भी चीज हमारे आसपास है जिसका कुछ मास है या उसको रखो तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, दैट इज मैटर. तो अगर आप सोचोगे तो आपके आसपास जितनी भी चीज है उस सबका मास तो है और वो जगह भी ऑक्यूपाई करती है. तो इसका मतलब हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस है, जो भी कुछ है हमारे आसपास, दैट फॉर्म्स द मैटर. दैट फॉर्म्स द मैटर. अब ऐसे ही जो सब्सटेंसेस है आपके आसपास, जितना भी मैटर है आपके आसपास, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जैसे घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या था? ब्रिक्स थी. तो जितने भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास है, जो भी मैटर है, उसको कौन बना रहा है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक है एटम. उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम.
गॉट इट? तो आप समझे कि किस तरीके से हमें पता लगा कि एटम होता क्या है. तो बेसिकली एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनाना की बात कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप चेयर की बात कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप टेबल की बात करो, आप पेन की बात करो, आप किसी भी चीज की बात करो, दैट इज मेड अप ऑफ एटम. दैट इज मेड अप ऑफ एटम. और एक एटम नहीं, बहुत से एटम्स, बहुत से एटम्स. लेट्स से अगर आप एक ग्लास में पानी ले रहे हो कुछ, लेट्स से दिस इज वाटर इन ग्लास, तो इस इतने से पानी के अंदर आपको पता है मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. गॉट इट? तो पहली चीज तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज एटम. मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास है जिनको हम मैटर बुलाते हैं, ऑलमोस्ट सबको ही मैटर बुलाते हैं. आपको पता है कि सब चीजों का मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. तो वो सब किससे बने हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक इज एटम. राइट? तो क्लियर है कि एटम्स क्या होते हैं. दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहती हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने एटम को देखा है, जैसे अगर आप एक पेन लेते हो तो क्या उस पेन के एटम को आप देख पाते हो? उसके अंदर उसका बिल्डिंग ब्लॉक देख पाते हो? नहीं. जैसे एक घर के अंदर जो ब्रिक्स लगी है उनको तो आप देख सकते हो. राइट? तो ब्रिक का भी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक को भी किसने बनाया? ब्रिक के अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? वो है एटम. राइट? तो एटम को हम नेकेड आई से, अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी एटम्स विथ नेकेड आई. गॉट इट? तो याद रखो कि जितना भी मैटर है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ एटम. Atom is a building block, smallest particle. It is the building block as well as the smallest particle of matter, and we cannot see the atoms with naked eye. Got it? So I think what is atom आपको clear हो गया होगा. तो अब हम पढ़ते हैं कि atoms बने किससे होते हैं. Now let's take up that what forms the atom. Right? तो जब एटम को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया, जब एटम को, ध्यान से सुनो, जब एटम को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन लैक्स पे होता है, बहुत छोटी से छोटी चीज को मैग्नीफाई कर सकता है. तो जब एटम्स को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये देखा गया कि जो एटम है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. एटम से भी छोटे 3 पार्टिकल्स हैं जो एटम को बना रहे हैं. ठीक है? और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो 3 पार्टिकल्स हैं जो एटम को बनाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. गॉट इट? सो दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स दे फॉर्म द एटम. गॉट इट? अब ये एटम के अंदर कहां होते हैं, क्या अरेंजमेंट होता है इनका, दिस वी विल टेक अप इन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. राइट? तो अभी मैं आपसे एक चीज पूछती हूं कि अगर बहुत से एटम्स आपस में इकट्ठे हो जाए तो वो क्या बनाते हैं? बहुत से एटम्स जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, लेट्स से बहुत सारे एटम्स आपस में इकट्ठे हो गए, तो वो क्या बनाते हैं? राइट? चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन करती हूं मैं आपसे. क्या सारे एटम्स आपस में सेम होते हैं? ये सारे एटम्स बिल्कुल ही अलग होते हैं आपस में? तो ये चीज सबसे पहले हम क्लियर करते हैं. तो देखिए, जितने भी सेम तरह के एटम्स हैं, जितने भी सेम तरह के एटम्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट. जितने भी सेम तरह के एटम्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट. ठीक है? और जितने भी डिफरेंट तरह के एटम्स हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म कंपाउंड. दे फॉर्म कंपाउंड. अब एटम्स डिफरेंट क्यों होते हैं या कुछ एटम्स सेम क्यों होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं. जैसे मैंने आपसे बोला कि सेम तरह के एटम्स तो मिलके बना रहे एलिमेंट और डिफरेंट तरह के एटम्स मिलके बना रहे कंपाउंड. तो क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि क्यों कुछ एटम्स सेम होते हैं एंड व्हाई सम एटम्स आर डिफरेंट. अब इसका एग्जांपल हम इस चीज से लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक. ये क्या है? दिस इज डॉग. दिस इज डॉग. अब कैसे लिखोगे आप डॉग को? DOG. डॉग इज DOG. राइट? अब यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो D है, जो O है, ये G है. जब आप D और G को आपस में लिंक कर रहे हो तो वो एक पूरा वर्ड बना रहे हैं. वो क्या बना रहे हैं? एक पूरा वर्ड. ठीक है? और वो वर्ड इसका नाम है. वो वर्ड इसका नाम है. अब क्या DO से सिमिलर है? नहीं. क्या OG से सिमिलर है? नहीं. GO से सिमिलर है? वो भी नहीं है. क्या GD से सिमिलर है? नहीं है. D का अल्फाबेट का एक अपना आइडेंटिटी है, O का अपना आइडेंटिटी है और G का अपना आइडेंटिटी है.
अब अगर कोई आपसे पूछे कि डी ओ से जैसा क्यों नहीं है या ओ जी जैसा क्यों नहीं है, मतलब ये अल्फाबेट सेम क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? आप यही बताओगे ना कि जो डी है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका साइज डिफरेंट है ना, उसका फंक्शन डिफरेंट है, इसीलिए वो ओ से डिफरेंट है, या ओ जी से इसीलिए डिफरेंट है। सिमिलरली अगर मैं एटम्स की बात करूं आपसे, तो एटम्स भी ऐसे ही आपस में डिफरेंट होते हैं, शेप में डिफरेंट होते हैं, साइज में डिफरेंट होते हैं, मास में डिफरेंट होते हैं, राइट। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एटम्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। अब लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है सोडियम एलिमेंट, मेरे पास है सोडियम एलिमेंट। अब मैंने आपसे बताया कि जब सेम तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं, जब सेम तरह के एटम्स का मतलब क्या है कि उनका मास भी सेम है, उनका साइज भी सेम है, उनका शेप भी सेम है, उनकी सब प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो जब सिमिलर तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग द सोडियम एलिमेंट। मतलब एलिमेंट यहां से क्लियर हो गया कि जब सेम तरह के एटम्स यूनाइट करते हैं तो वो मिलके बनाते हैं एलिमेंट, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है, तो क्लोरीन एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? क्लोरीन के एटम्स होंगे, है ना, वो एटम्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर साइज है, सिमिलर मास है, दे आर फॉर्मिंग द क्लोरीन एटम्स, ठीक है, और वो क्लोरीन एलिमेंट मिलके बना रहे हैं। अब अगर मैं सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट को आपस में कंपेयर करती हूं तो इसके जो एटम्स है वो इसके एटम से डिफरेंट है, और इसके जो एटम्स हैं वो इसके एटम से डिफरेंट है। अब वो एटम्स किस सेंस में डिफरेंट है? साइज में, शेप में, मास में, है ना। इवन उनके अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका नंबर भी डिफरेंट है, जो उनको डिफरेंट बना रहे हैं आपस में। अब अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात करें जो कि सोडियम एटम से बना है, तो इसके एक एटम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो नंबर डिफरेंट हो गया ना। अब ऐसे ही अगर आप क्लोरीन एलिमेंट की बात करो तो उसके अंदर क्लोरीन एटम है, तो एक क्लोरीन एटम के अंदर 17 आपके पास प्रोटॉन्स है, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स भी आप देखो, जैसे इसमें 12 है तो इसमें 12 तो नहीं है ना, तो दोनों का मास भी डिफरेंट हो गया, शेप भी डिफरेंट हो गई, मास भी डिफरेंट हो गया, साइज भी डिफरेंट हो गया, और नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इनके अंदर अलग हो गए। तो समझ आया आपको कि दैट व्हाट मेक्स द एटम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? समझ आया? तो इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स का नंबर अलग है और इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स का नंबर अलग है, इसीलिए एटम्स आपस में अलग होते हैं। अब एटम्स अगर आपस में अलग होते हैं तो ऐसे कितने सारे एटम्स होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर कितना भी हो सकता है। अब जितना अलग अलग नंबर होगा उतनी अलग तरह के एटम्स होंगे, उतने अलग अलग तरह के एटम्स होंगे, इसलिए बहुत सारे डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं जो अलग अलग तरह से आपस में यूनाइट करते हैं और कितने सारे सब्सटेंसेस बनाते हैं। तभी आपके आसपास अलग अलग तरह के आपको मैटर फॉर्म्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के आपको सब्सटेंसेस मिलते हैं या अलग अलग तरह के आपको मैटर फॉर्म मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एटम्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। गॉट इट? सो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि मैटर क्या है, ये क्लियर हो गया कि एटम होता क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एटम क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक। आपको ये पता लग गया कि एटम कौन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। आपको ये पता लग गया कि अगर सेम तरह के एटम्स हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं, और अगर डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड, ठीक है। और आपको यह भी पता लग गया कि क्यों एटम्स डिफरेंट होते हैं और क्या चीज है जो एटम्स को आपस में सेम बनाते हैं, राइट। तो आई थिंक आपके अंदर एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है कि एटम क्या होता है, किससे बना होता है, एटम क्यों सेम हो सकते हैं, या एलिमेंट क्या है, या कंपाउंड क्या है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं और थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है और स्टेप अप करते हैं और इसको आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि एटम को बनाते हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किस तरीके से डिस्कवर हुए थे, किसने इनको डिस्कवर किया था। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो सबसे पहला पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था दैट वाज इलेक्ट्रॉन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन।
एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। आपको पता है कि जे थॉमसन ने इनको डिस्कवर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, एक एक्सपेरिमेंट से किया था, और वो एक्सपेरिमेंट था क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या उसको आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बुला सकते हो। तो कैसे किया? जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहली चीज जो उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर थी कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्या क्लियर था? कि गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस तरीके से ग्लास की ट्यूब ली। ये मैं आपको ऑपरेटर्स बता रही हूं, व्हाट व्हिच ही टुक व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग। He took this discharge tube which was 60 centimeter long tube, और किसकी बनी थी? ग्लास की, and it is also called as Crookes tube। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आप देख रहे हो कि इस साइड पे और उस साइड पे, दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रोड्स। एंड इलेक्ट्रोड्स बाय मींस ऑफ वायर दे आर अटैच्ड टू द बैटरी, दे आर अटैच्ड टू द बैटरी। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड अटैच था उसको क्या बोला गया? दैट वाज कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था दैट वाज कॉल्ड एज कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोड्स हो गए आपके पास, पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच थे दैट इज कैथोड। राइट, अब आप देख रहे हो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक छोटा सा ट्यूब और लगा हुआ है ऊपर। राइट, द स्मॉल ट्यूब विच यू कैन सी विच इज प्लेस्ड अबव, दिस इज कॉल्ड एज द वैक्यूम पंप। दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूम पंप। इस छोटे से आप देख रहे हो ओपनिंग के ऊपर एक नोजल लगा है। राइट, तो हम यहां से एयर को बाहर निकाल सकते हैं, ताकि अगर हम इसका प्रेशर इनसाइड इसके ऑल्टर करना चाहें इस डिस्चार्ज ट्यूब के, सो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप। गॉट इट? अब इस अपरेटर्स के अंदर उन्होंने क्या लिया? इस अपरेटर्स के अंदर उन्होंने गैस ली। इस अपरेटर्स के अंदर उन्होंने क्या ली? गैस। ठीक है, और इस फैक्ट से वो ऑलरेडी उनको क्लियर था कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, बट कब कंडक्ट करती है? एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया? यहां पे 10,000 वोल्ट की बैटरी का यूज किया, 10,000 वोल्ट की बैटरी का यूज किया। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस ली जो इसके अंदर थी। अब जब उन्होंने 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई और करंट को स्विच ऑन किया तो उनको ऐसा कुछ भी चेंज इस ट्यूब के अंदर नहीं दिखा। कुछ भी ऑब्जर्वेशन जो थी वो जीरो थी, कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे, जो जैसी ट्यूब थी वो वैसे ही दिखी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस वैक्यूम पंप के हेल्प से कुछ यहां से एयर बाहर निकाल दी। तो क्या हुआ? जो प्रेशर था अंदर का वो 1 एटमॉस्फेयर से कम हो गया, लेट्स से 10⁻² एटमॉस्फेयर हो गया। फिर 10,000 वोल्ट की बैटरी से करंट पास किया तो उनको कुछ चेंजेस इसके अंदर दिखे। मतलब पूरी की पूरी जो ट्यूब थी दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग, पूरी की पूरी ट्यूब ग्लो करने लगी। राइट, उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्रेशर को और कम करके देखा, क्योंकि देखिए जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सट्रीम तक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो देखते हैं कि भी लो करो कोई चीज तो क्या इफेक्ट हो रहा है, हाई करो तो क्या इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज दोज पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड वेरी शार्प। वो तभी तो इतनी चीजें इन्वेंट होती है आपके आसपास, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? और प्रेशर को लो कर दिया। अब जब प्रेशर और लो कर दिया तो क्या हुआ? जब करंट पास किया तो पूरी की पूरी जो ट्यूब पहले ग्लो हो रही थी अब वो ग्लो नहीं हो रही थी, बट जो इस साइड पे आपको एनोड की साइड है यहां पे फेंट सा ग्लो दिख रहा था। लग रहा था कि थोड़ा सा यहां पे इस साइड ग्लो हो रहा है, बट इन ऑर्डर टू कंफर्म कि पक्का ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा तो उन्होंने सिमिलर कंडीशंस पे, मतलब 10,000 वोल्ट की बैटरी और 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सेम कंडीशंस पे उन्होंने क्या किया? एनोड को परफोरेटेड कर दिया। मतलब एनोड के बीच में क्या कर दिए? होल्स। और उसके पीछे ये जो आप देख रहे हो दिस इज द फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है ये कभी भी कोई रेडिएशंस अगर इस पे फॉल करती हैं तो ये ग्लो करने लगता है। ये क्या करने लगता है? ग्लो। ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंट मटेरियल उन्होंने एनोड के पीछे लगा दिया और एनोड के बीच में होल्स कर दिए, मतलब उसको परफोरेटेड कर दिया। अब जब सिमिलर कंडीशंस पे करंट पास किया तो इस टाइम क्या हुआ? कंफर्म करना चाह रहे थे कि क्या वो ग्लो सच्ची में है या उनको वैसे ही लग रहा था। तो जब इस सिमिलर कंडीशंस पे उन्होंने करंट पास किया और सेम बैटरी लगाई तो उन्होंने देखा कि सच में वो ग्लो था, क्योंकि जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो ये उनका
एक ऑब्जर्वेशन था, मतलब हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई थी ना उन्होंने, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। तो हो क्या रहा था यहां पे, उन्होंने ये बोला कि जब हमने इतना हाई वोल्टेज और इतने लो प्रेशर पे गैस को लिया तो कुछ चीजें हैं जो कैथोड से निकली एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द कैथोड रेस, मतलब कैथोड से कुछ रेज निकली और वो रेस कैथोड से पास होके कहां पे आ रही थी, एनोड की तरफ आ रही थी। तो वो एनोड को स्ट्राइक कर रही थी और एनोड के बीच में क्या थे, एनोड परफोरेटेड था। तो जब परफोरेटेड था तो वहां से रेडिएशन से फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करी तो उसको ग्लो कर दिया, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि कैथोड रेस से कुछ रेज आ रही है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे विच आर स्ट्राइकिंग एनोड, और ये कंफर्म हो चुका है बाय यूजिंग द फ्लोरेसेंट मटेरियल, राइट। तो अब इससे ये पता लगा कि वो रेडिएशंस क्या थी, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी और कैथोड क्या है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सो दैट मींस वो कैथोड रेस थी, उनको क्या बोला गया, कैथोड रेस, राइट। और ये रेस किससे बनी थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये रेस किससे बनी थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। समझ आया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। अब अगर हम बात करें कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी इज क्लियर टू यू, राइट। तो अब प्रोटॉन का डिस्कवरी करते हैं। अब जैसे कभी एक साइंटिस्ट अगर कोई चीज प्रूव करता है तो आपको पता है कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस देखते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, राइट। तो बहुत से साइंटिस्ट उसी एक्सपेरिमेंट को करके उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं, क्या वो सच्ची हो रहा है कि नहीं, क्या उसकी कोई लिमिटेशन तो नहीं है, उसको स्टडी करने लगे। तो ऐसे ही हमारे एक वॉलंटियर थे ई गोल्डस्टिन। कौन थे, ई गोल्डस्टिन। उन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया, ठीक है। तो ई गोल्डस्टिन ने कहा कि जब इस तरीके से कैथोड की रेस निकल रही थी, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को किया, सेम कि 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई, सब कुछ वैसा ही किया जैसा कि जे थॉमसन ने किया। और आपको पता है उन्होंने एक और कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बोला कि जब हम 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और इतने लो प्रेशर पे हम जब ये पूरा अपरेटस वर्क करवा रहे हैं तो कैथोड से रेस निकल रही है, दिस इज जस्टिफाइड, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि जब कैथोड रेज यहां से निकल रही है, दे आर इनकाउंटरिंग द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस भी तो है ना डिस्चार्ज ट्यूब में। तो उन्होंने कहा कि जब कैथोड रेस यहां से निकल रही है और गैस मॉलिक्यूल से पास कर रही है तो वो गैस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जा रही है, ठीक है। अब अगर गैस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ चले जाएंगे तो जो ये गैस के एटम्स हैं ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। दे विल फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब पॉजिटिवली चार्ज आयंस है तो ये कहां अट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, यहां एनोड तो पॉजिटिव है ना, तो कौन सा है, कैथोड। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो एक तरह से ये भी एक रे बन गई है बहुत सारे, क्योंकि जैसे जैसे कैथोड रेस पास होती जाएंगी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते जाएंगे और वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ। सो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड and they will form the ray which is called as canal rays, not anode rays, keep in mind it is canal rays, right? And these rays consist of positively charged particle, और वो जो positively charged particle है that was named as proton, that was named as proton। समझ आया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुआ और प्रोटॉन ई गोल्डस्टिन ने उन्हीं के डिस्चार्ज ट्यूब, क्रुक्स ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो इस तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। अब हम करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, बट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो डिस्कवरी हुई थी ये कुछ स्ट्रक्चर पे बेस थी। तो आपको समझ बढ़िया से तभी आएगी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फिर देखते हैं कि न्यूट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर किया, किसने किया, कैसे पता लगा कि न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है।
Now let's start with structure of atom. And you know that I really love this topic क्योंकि कैसे कैसे कुछ चीजें डिस्कवर होती हैं, कैसे हमें उनका पता लगता है, कैसे कैसे साइंटिस्ट को डिफिकल्टीज आती हैं, क्या क्या मॉडल की लिमिटेशंस होती है. आई रियली लाइक, और मुझे लगता है कि आपको भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का किया था वो इन्होंने किया था, राइट, एंड ही इज जे.जे. थॉमसन. ही इज जे.जे. थॉमसन. तो जे.जे. थॉमसन ने जब अपना डिस्कवरी किया, मतलब जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया, तो उस टाइम हमारे पास दो फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे जिनका डिस्कवरी अभी हमने किया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन. ठीक है, अब इनका जो डिस्कवरी था, इन्होंने बोला इनके अकॉर्डिंग थॉमसन मॉडल जो था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो था, उसको बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल. और आपको पता है ये कुछ इस तरीके का था, ये कुछ इस तरीके का मॉडल था. अब आप देख रहे हो इस मॉडल के अंदर इनके अकॉर्डिंग जो एटम था ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था. आप देख रहे हो ना कि ये राउंड है पूरा, तो इनके अकॉर्डिंग एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था. और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपको पॉजिटिव पार्टिकल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, और कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं. बट जो नेगेटिव पार्टिकल्स है उनका नंबर थोड़ा कम है. तो चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्यों ये मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ या क्या इसका लिमिटेशन था. सो लेट्स स्टडी इट. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. एटम जो है, एटम किस तरीके का? स्फेरिकल है. ठीक है, और इसके अंदर डेफिनेटली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट. और आप देख रहे हो कि इस स्फीयर के अंदर जो सबसे ज्यादा चार्ज है वो कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज. तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब एटम जो पूरा स्फीयर है ये पूरा पॉजिटिव बॉडी है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है. बट इसके अंदर कहीं कहीं पे आप देख रहे हो कि थोड़े थोड़े नेगेटिव चार्जेस भी हैं, और नेगेटिव चार्जेस आपको कहीं कहीं प्लेसेस पे स्कैटर्ड दिख रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, मैं उन्हीं की वर्डिंग में आपको बताती हूं जो उन्होंने अपने मॉडल का डिस्क्रिप्शन दिया. अकॉर्डिंग टू हिम, ही सेड एटम इज अ स्फेरिकल बॉडी consisting of positive charge, or you can say it is a positively charged sphere, got it, in which there are only few negative charges, and these charges are scattered as you can see in this. And you know that he actually related his model, this model, with plums in pudding, or you can say like you see the seeds in watermelon. अब जैसे कि अगर आप कोई आइसक्रीम खाते हो, तो सब खाते होगे क्योंकि मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ आइसक्रीम. लेट्स से मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ. आई रियली लाइक ईटिंग द चोको चिप आइसक्रीम. अब जो चोको चिप आइसक्रीम होती है उसमें क्या होता है? चॉकलेट होता है, और उसमें कई कई जगह पे चिप्स भी होते हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि चिप्स पूरी आइसक्रीम में होते हैं, नहीं, जो चिप्स है वो थोड़े होते हैं, राइट. अब ऐसे ही कईयों को टूटी फ्रूटी आइसक्रीम पसंद है ना. तो अगर हम वो आइसक्रीम खाते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर कई कई जगह पे फ्रूट्स और नट्स होते हैं. पर ऐसा तो नहीं है कि आइसक्रीम पूरी फ्रूट्स और नट्स से बनी हुई है, नहीं, फ्रूट्स और नट्स होते हैं बट थोड़े होते हैं. तो उसी तरीके से थॉमसन ने बोला कि ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जैसे एक पूरा आइसक्रीम का कोन है आपका. अब उसके अंदर कई कई जगह पे नेगेटिव चार्जेस है, जस्ट लाइक जैसे कि चोको चिप चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर होते हैं, या नट्स या फ्रूट्स टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के अंदर होते हैं. गॉट इट. और इन्होंने इस मॉडल को नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल. क्या नाम दिया? प्लम पुडिंग मॉडल. जैसे पुडिंग में प्लम्स होते हैं, अब इसको आप चोको चिप मॉडल मत बुला देना, या फिर टूटी फ्रूटी मॉडल मत बुला देना. इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था उसको प्लम पुडिंग मॉडल ही कहा था, कि पुडिंग के अंदर जैसे प्लम्स होते हैं, बहुत कम होते हैं बट होते हैं, तो उन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल से रिलेट किया. सो द अदर नेम फॉर थॉमसन मॉडल, डू नॉट राइट चोको चिप मॉडल और डू नॉट राइट टूटी फ्रूटी मॉडल, इट इज प्लम पुडिंग मॉडल, राइट. तो ये इनका मॉडल था. अब हम बात करते हैं कि ये मॉडल फेल क्यों हुआ, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ.
अब देखिए, जैसे एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी कर दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी फैक्ट अगर सामने आता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारे साइंटिस्ट अपना जो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, कंक्लूजन होता है, वो सब अपनी एक थीसिस सबमिट करते हैं वहां पे, और फिर वहां पे वो चीजें क्रॉस चेक होती है। तो ऐसे ही जब थॉमसन ने अपना वर्क सबमिट किया तो बहुत से साइंटिस्ट और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, दे स्टार्टेड कंफर्मिंग कि क्या थॉमसन का मॉडल सही है, क्या सच्ची में एटम स्फेरिकली चार्ज बॉडी है और उसमें थोड़े से नेगेटिव चार्जेस है और वो नेगेटिव चार्जेस फिर भी स्कैटर्ड है, क्या ये है कि नहीं। अब जब ये चीज को थॉरली पढ़ा गया तो एक बात है जो सामने आई और जो शायद आपके माइंड में भी क्लिक हो गई होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज हो और थोड़ा सा ही नेगेटिव चार्ज हो और वो भी आपको दिख रहा हो? इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है और वैसे भी एक फैक्ट है, वैसे भी एक वेल प्रूव्ड फैक्ट है कि ऑपोजिट चार्जेस तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और वो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना, अगर उनका नंबर सेम है तो। और सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, आप उनको पास ला ही नहीं सकते हो। अब यहां पे ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है। ज्यादा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और कम कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। क्या पॉजिटिव चार्ज इतने थोड़े से नेगेटिव चार्ज को स्कैटर रहने देगा? नहीं रहने देगा। इतना थोड़ा सा जो नेगेटिव चार्ज है ये तो कब का न्यूट्रलाइज हो चुका होता और ये हमें दिखता ही नहीं, राइट? It would have been neutralized by this excess positive charge which is present in the sphere. Got it? So this was the limitation of this model. That is, J.J. Thomson couldn't explain the distribution of the charges. He was right that atom spherical hai. He was right that it contains electron and proton. But this time, he failed to explain the distribution because these few negative charges cannot remain scattered. They would have been neutralized by this huge positive charge body. Got it? So that is the reason the Thomson model got failed. समझ आया? तभी थॉमसन मॉडल फेल हो गया, उनका जो अटेम्प्ट था वो डिस्कार्ड कर दिया गया ड्यू टू दिस लिमिटेशन एंड देन द न्यू मॉडल केम। बट उससे पहले जो न्यू मॉडल आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जिसे थॉमसन का तो आपने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा कि हाउ ही लैंडेड ऑन दिस कंक्लूजन, हमने नहीं पढ़ा, बट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जो कि रदरफोर्ड ने किया, तो उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उनका मॉडल करते हैं। रदरफोर्ड एक्चुअली डिड द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग अपरेटस उन्होंने लिया एंड दिस इज द अपरेटस दैट ही टुक। दिस इज द अपरेटस दैट ही टुक। आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है, एक ब्लॉक दिख रहा है आपको लेड का जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, राइट? आपको कुछ रेडिएशंस दिख रही हैं, उसके बाद आपको यहां गोल्ड फॉइल दिख रही है और एक सर्कुलर से डिस्क दिख रही है जो कि गोल्ड फॉइल को सराउंड कर रही है, राइट? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपरेटस है। तो इसको हम स्टडी करते हैं कि इस अपरेटस में क्या क्या है, इन चीजों, इन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, ये क्या चीजें हैं और किस तरीके से उन्होंने क्या कंक्लूजन्स किए और क्या ऑब्जर्वेशंस देखी। सो लेट्स स्टडी इट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, आप देख रहे हो यहां पे क्या एक लेड ब्लॉक है, क्या एक लेड ब्लॉक, और लेड ब्लॉक के अंदर जो ये आप सब्सटेंस देख रहे हो, दिस सब्सटेंस इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आपको पता है रेडियो एक्टिव वर्ड तो आपने बहुत सुना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी हम ये कहते हैं कि जो लास्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है वो सब रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, मतलब वो खुद स्टेबल नहीं होता और उसके अंदर से कुछ रेज निकलती रहती है, और वो रेज कौन सी होती है? अल्फा, बीटा, गामा। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो हम इसको +1 में और डिटेल में करेंगे। अभी याद रख लो कि कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल नहीं है, तो उनसे कुछ रेडिएशंस निकलती रहती है और वो रेडिएशंस अल्फा, बीटा, गामा होती है, राइट? यहां पे हमें बीटा से कुछ नहीं करना, हमें गामा से कुछ नहीं करना। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसलिए अल्फा रेस को हमने कंसिडर करना है। और लेड ब्लॉक लेने का कारण यह है कि लेड रेडियो एक्टिव मटेरियल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। सो बेसिकली इट इज इनर्ट टुवर्ड्स द रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो जब इस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस यहां से निकली, और रेडिएशंस मैं आपसे बार बार बोल रही हूं, मैं सिर्फ अल्फा रेस के बारे में ही बोलने वाली हूं। तो ये जो अल्फा रेस निकली, आपने देखा, तो यहां पे हमने गोल्ड फॉइल ली। हमने क्या ली? एक थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल मतलब
गोल्ड फॉइल एक एलिमेंट है और किससे बनी होगी? गोल्ड एटम से बनी होगी। किससे बनी होगी? गोल्ड के एटम से बनी होगी। ठीक है, अब जो ये रेडिएशंस यहां से पास हुई, इसके अंदर गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करी, तो आप देख रहे हो कि इसके पास एक सर्कुलर डिस्क भी है। दिस सर्कुलर डिस्क इज मेड अप ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल। और अभी हम कर चुके हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके साथ जब कुछ स्ट्राइक करता है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। और जो ग्लो आता है ना उसके ऊपर, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं स्किंटिलेशंस। दैट इज कॉल्ड एज स्किंटिलेशंस। तो बेसिकली कहने का मतलब है जो सर्कुलर डिस्क है ये फ्लोरेसेंट मटेरियल से बनी हुई है और अगर इसके साथ कुछ स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो होने लगेगी। ठीक है, अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि जब हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था तो हमने एक राउंड शेप का जो हमारी ट्यूब थी उसी पे हमने जिंक सल्फाइड का मटेरियल लगाया था, बट यहां पे ये पूरी की पूरी डिस्क है और ये डिस्क मूवेबल है। ये इसलिए मूवेबल है क्योंकि जब यहां अल्फा रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेंगी तो वो अलग अलग तरह से डिफ्लेक्ट होंगी, तो कोई भी तरह का डिफ्लेक्शन मिस ना हो जाए, इसीलिए रदरफोर्ड ने इस मूवेबल डिस्क को लिया, क्योंकि ये डिस्क इस तरीके से मूव करती रहेगी और हर तरह के डिफ्लेक्शन को कैच कर पाएगी और उनको रदरफोर्ड को अलग अलग तरह की ऑब्जर्वेशंस मिल पाएंगी और कुछ भी उनसे स्किप नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मूवेबल जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली। सो ऑपरेटर्स, आई थिंक क्लियर है आपको। अब क्या होता है, जब यहां से अल्फा रेडिएशंस निकली और गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करी, तो गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड का एटम, तो इसलिए हम यहां एटम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एटम पे स्ट्राइक करी तो जो रदरफोर्ड थे उनको 3 तरह की मेजर ऑब्जर्वेशंस दिखी। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द रेज, मैक्सिमम रेज जो हैं दे पास स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधी इस तरीके से पास कर गई। ठीक है, और कुछ रेस मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ रेस उनको ऐसी दिखी जो कि स्मॉल या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, स्मॉल या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेडिएशंस ऐसे दिखी जो वापस ही चली गई, दे रिट्रेस देयर पाथ और दे गेट रिबाउंडेड बैक। गॉट इट? तो 3 तरह का मेजर ऑब्जर्वेशन दिखा। पहला, कुछ रेस सीधी चली गई, दूसरा सम रेस वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स, और तीसरा सम रेस रिबाउंडेड बैक। अब ऑब्वियसली अगर साइंटिस्ट को कुछ ऑब्जर्वेशन दिख जाता है तो वो पूरा अपना माइंड लगा देते हैं कंक्लूजन पे आने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैक्सिमम रेस सीधी चली गई, क्यों कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ लार्ज से हुई, और कुछ तो इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई कि जहां से आई थी वहीं वापस भेज दी। राइट, तो जब उन्होंने ये अपना स्टडी किया, पूरा अच्छे से अपना फोकस लगाकर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कोऑर्डिनेट करके पूरा स्टडी किया, सो ही लैंडेड ऑन 3 मेजर कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन ये था कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द रेस दे पास स्ट्रेट, वो सीधा ही चली गई, इसका मतलब है बहुत ज्यादा स्पेस है जो एटम के अंदर खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, खाली है स्पेस, इसीलिए तो जो रेडिएशंस थी वो सीधा ही चली गई, मैक्सिमम रेस सीधा ही चली गई। राइट, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि कुछ रेडिएशंस दे गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल और लार्ज एंगल्स, मतलब उन्होंने सफर किया या तो स्मॉल तरह का डिफ्लेक्शन या कोई बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स उनका किसी के साथ डायरेक्ट कोलिजन हुआ, बम्बार्डमेंट हुआ, और वो चीज कुछ उसका कुछ मास था, कुछ डेंस मास था, तभी वो कुछ स्मॉल या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, यही कारण रहा होगा। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुछ छोटा सा जो कि डेंस है, कुछ ऐसा डेंस मास एटम के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज उसके साथ स्ट्राइक करे एंड दे सफर्ड स्मॉल एंड लार्ज डिफ्लेक्शन. So they landed on the second conclusion that there is something in the center of atom, right, which is very dense. और आपको पता है उस dense mass को बुलाया गया न्यूक्लियस. उस dense mass को क्या बुलाया गया? न्यूक्लियस. अब तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने. तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ रेडिएशन जहां से आई थी वो वापस ही चली गई. दे रिबाउंडेड बैक. इसका मतलब दे सफर्ड ह्यूज डिफ्लेक्शन. मतलब उनको तो इतना रिपल्सिव फोर्स लगा होगा कि वो वापस ही चली गई. तो अब हमें उन्होंने देखा कि रिपल्सिव फोर्स क्या हो सकता है या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन क्यों हुआ. तो उनको ये पता था कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड.
तो उन्होंने सोचा कि यहां पे जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वहां पे डेंस मास का तो रोल है बट चार्ज का भी रोल है, तभी तो इतना ह्यूज डिफ्लेक्शन हुआ, राइट। सो ही लैंडेड ऑन द थर्ड कंक्लूजन कि जो डेंस मास है जिसको न्यूक्लियस बुलाया गया है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तभी जब वो डायरेक्ट आपस में बम्बार्ड किए तो उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा, एक डेंस मास की वजह से भी और रिपल्शन की वजह से भी, तभी वो दे रिबाउंडेड बैक। So these were the three conclusions made by this Rutherford alpha particle scattering experiment. और पहला क्या था? Most of the space in atom is empty. दूसरा, there is something in center of atom which is very dense, right? And that is regarded as nucleus. तो न्यूक्लियस जो नाम है वो कहां से आया था? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो दो मेजर आप कह सकते हो कंक्लूजन्स थे, बिल्कुल सही थे। आज भी जो हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, चाहे रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर डिस्कार्ड हो गया कुछ लिमिटेशन की वजह से, बट आज भी जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, सेंटर में ही है, डेंस मास ही है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड ही है, तो और ये मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी ही है। तो इसका मतलब ये तीनों मेजर कंक्लूजन्स थे जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद रदरफोर्ड ने फिर अपना मॉडल बताया कि उनके अकॉर्डिंग एटम कैसा है। तो देखते हैं उनके अकॉर्डिंग एटम कैसा था। तो उनके अकॉर्डिंग एटम इस तरीके का है, राइट। मतलब एटम स्फेरिकल है, सेंटर के अंदर डेंस मास है, सेंटर के अंदर क्या है? डेंस मास। और उस डेंस मास का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और उसको क्या कहा गया? न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और अब रदरफोर्ड को पता था, क्योंकि स्ट्रक्चर से पहले डिस्कवरी हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे और वो कहां थे? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के बाहर कौन रिवॉल्व कर रहे थे? नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ही कंपेयर्ड हिज मॉडल विद द सोलर सिस्टम। He compared his model with the solar system। अब देखते हैं कि सोलर सिस्टम के साथ उन्होंने क्यों कंपेयर किया। जैसे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल बनाया था, तो थॉमसन compared his model with solar system। And let's see that why he compared his model with solar system। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये मॉडल था उनका, ठीक है। अब इनको पढ़ते पढ़ते पहले हम अपने सोलर सिस्टम को देख लेते हैं। अब सोलर सिस्टम में आपको पता है कि ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सन, राइट। और ये जो चीजें उनके आसपास घूम रही हैं दीज आर प्लैनेट्स। तो मतलब सन एक सेंटर के अंदर है, राइट, और प्लैनेट्स उसके आसपास अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। तो ही सेड लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, in a same manner the negative charges they revolve around the nucleus, and that is the reason he compared his model, Rutherford model of an atom, with this solar system। बट आपको पता है रदरफोर्ड ने कितना मेजर कंक्लूजन्स दिए जो सही में एक्सेप्टेड है, आज की डेट में भी एक्सेप्टेड है, बट यहां पे भी एक लिमिटेशन था जिन्होंने उनकी डिस्कवरी को एक सेटबैक दिया और फिर उसके बाद एक सही मॉडल नील बोर ने दिया। तो देखते हैं कि क्या लिमिटेशन था रदरफोर्ड मॉडल का जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड की लिमिटेशन पढ़ने से पहले कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कहां पे कमी रह गई, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहती हूं एक फिजिक्स की थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये एक वेल अप्रूव्ड थ्योरी है, राइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है, मतलब राउंड पाथ में घूमता है, तो उससे क्या निकलती है? एनर्जी। उससे क्या निकलती है? एनर्जी, ठीक है। और ये चीज प्रूव थी, सब साइंटिस्ट भी इसको वेरीफाई कर चुके थे। अब रदरफोर्ड का लिमिटेशन पढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस सेंटर के अंदर है, ठीक है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नेगेटिव चार्ज जो ये पाथ देख रहे हो इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो फिजिक्स की हमने पढ़ी उसको यहां पे लगाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उससे एनर्जी एमिट होती है। वेरीफाइड है ये, राइट। अब यहां पे आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहां भी तो चार्ज है,
तो चाहे केमिस्ट्री में चार्ज पढ़ो, चाहे फिजिक्स का चार्ज हो, चाहे कहीं का भी चार्ज हो, चार्जेस की प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी। अब यहां पे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। अब जब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इससे भी क्या निकलेगी? एनर्जी, राइट, क्योंकि ये एक ऑब्जर्व फैक्ट है। अब अगर इस नेगेटिव चार्ज से एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा? इसका पाथ छोटा होता जाएगा। ऑब्वियसली जैसे अगर आप भी कुछ रनिंग कर रहे हो तो आपका जब स्टैमिना डाउन हो जाएगा, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो उतना तो नहीं कर पाओगे ना, उतना स्पीड तो आपका नहीं रहेगा, कम होता जाएगा ना। सिमिलरली अगर इससे एनर्जी निकलेगी तो इसका पाथ छोटा होता जाएगा और इस तरीके से छोटा होते होते स्पाइरल होते ये एक दिन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और ऐसा करने में इसको बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे। बट आज तक जैसे भी हम एटम्स को देखते आए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, आज तक कभी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर किसी साइंटिस्ट ने नहीं देखा किसी भी कंडीशन में, राइट। तो यही एक मेजर लिमिटेशन थी और जब ये लिमिटेशन सामने आई तो रदरफोर्ड के पास भी कोई आंसर नहीं था, क्योंकि ऑब्जर्व फैक्ट था कि चार्ज है, अगर सर्कुलर घूमेगा उससे एनर्जी तो एमिट होगी, राइट। तो यहां एनर्जी एमिट क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं वो स्पाइरल डाउन हो रहा न्यूक्लियस के अंदर? क्यों किसी साइंटिस्ट ने आज तक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, राइट। सो दिस वाज द मेजर लिमिटेशन। तो अगर आपको पेपर में आता है या कोई पूछता है तो आप इस तरीके से इसको आंसर दोगे दैट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी any charged particle when revolves in a circular path it emits energy, right? So in this case also electron is a charged particle revolving in a circular path, so it should also emit energy, and if it will emit energy it will shorten its path and will spiral down into nucleus. But this doesn't happen, nobody has seen this, right? So this was the major limitation which was unanswered by Rutherford, and this is the cause that why the Rutherford model got failed, right? तो ये एक मेजर लिमिटेशन था जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब हमारे पास आया तीसरी डिस्कवरी जो कि वेल एक्सेप्टेड है और वो पूरा प्रूव कर पाए, एंड ही वाज क्वाइट शार्प, क्योंकि उन्होंने क्या किया, थॉमसन की डिस्कवरी को भी ध्यान में रखा, लिमिटेशन आ गई थी, उनको पता था क्या लिमिटेशन है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से भी उनको 3 ऑब्जर्व फैक्ट्स पता लग चुके थे, न्यूक्लियस, एम्प्टी स्पेस और पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस, लिमिटेशन भी क्लियर थी। तो उन्होंने इन्हीं सब चीजों को सम अप करके अपना मॉडल दे दिया और सारा का सारा क्रेडिट आज जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है वो उनका ही है। एंड यू नो दैट द वॉलंटियर इज नील बोर, द वॉलंटियर इज नील बोर, और नील बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट से एक मॉडल दिया एटम का, दैट इज कॉल्ड एज बोर मॉडल ऑफ एन एटम, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो नील बोर थ्योरी थी, पूरा जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सब कुछ सम अप कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू हिम पहली चीज, एटम क्या है? स्फेरिकल। एटम क्या है? स्फेरिकल, राइट। दूसरी बात उन्होंने बताई कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहां पे न्यूट्रॉन्स भी आ गए, क्योंकि जब नील बोर ने अपने डिस्कवरी दिया ही वॉज वेरी लकी, उससे पहले न्यूट्रॉन्स, उनसे पहले उनका डिस्कवरी से पहले न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके थे। अब वो कैसे डिस्कवर हुए थे इस मॉडल के बाद मैं आपको बताती हूँ, राइट। तो अब यहां पे 3 चीजें डिस्कवर थी, तो उन्होंने बोला, सेकंड चीज उन्होंने दी कि जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। उन्होंने इनके चार्जेस भी स्पेसिफाई किए। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, तभी उसका नाम न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मास है बट उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि एटम के सेंटर में एक डेंस मास है जिसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस। और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज है नहीं, राइट, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज क्या है? नेट चार्ज न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव, राइट। अब मेन बात ध्यान से सुनो, जो कि लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, वो उन्होंने किस तरीके से कवर की। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक वेल डिफाइंड शेल्स प्रेजेंट है।
न्यूक्लियस के बाहर क्या है? वेल डिफाइंड शेल्स, ठीक है, जिनको एनर्जी लेवल्स भी कहा गया, उनको ऑर्बिट्स भी कहा गया, ठीक है। सो दीज आर द शेल्स, और उन्होंने कहा कि इन शेल का हम नाम भी दे सकते हैं, दे कैन बी डेजिग्नेटेड एज 1 2 3 4 सो ऑन, या फिर उन्होंने एक अल्फाबेट्स को यूज किया और रैंडमली ए से अल्फाबेट को स्टार्ट ना करते हुए उन्होंने इसको KLMN से स्टार्ट किया। इसके अंदर कुछ ऐसा फंडा नहीं है कि ए से क्यों नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने वैसे ही अपने शेल का जो डेजिग्नेशन था वो KLMN सो ऑन उन्होंने कहा। समझ आई? तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है? शेल्स प्रेजेंट है, राइट, एंड दे आर डेजिग्नेटेड एज 1 2 3 4 और KLMN सो ऑन। अब मेन बात उन्होंने जो कही कि ये जो शेल्स है ना, इनकी डेफिनेट एनर्जी है, यही रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इन शेल्स की डेफिनेट एनर्जी है, इसीलिए इन शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी बुलाते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एनर्जी लेवल्स, क्योंकि हर लेवल की एक फिक्स्ड एनर्जी है, राइट। और उन्होंने ये कहा कि इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, नेगेटिव चार्ज इन शेल्स के अंदर घूमता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर है, ना तो वो बाहर से एनर्जी लेता है ना वो एनर्जी देता है, उसका एनर्जी फिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन नीदर गेन नॉर लूजेस एनर्जी बाय इटसेल्फ व्हेन इट इज प्रेजेंट इन इट्स ओन शेल। तो यहां पे वो लिमिटेशन कवर हो गया, वो स्पाइरल डाउन होकर न्यूक्लियस में गिरने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो लिमिटेशन इस तरीके से एनर्जी लेवल्स बताकर और जो लेवल्स है उनकी एनर्जी फिक्स है बताकर कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना लेता है ना देता है, ये बताकर उन्होंने उस लिमिटेशन को भी कवर कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हर शेल अकोमोडेट कर सकता है। जैसे आपके पास K शेल है, L है, M है, N है, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर हो सकते हैं, दैट इज गिवन बाय बोहर-ब्यूरी रूल, दैट इज गिवन बाय बोहर-ब्यूरी रूल। और बोहर-ब्यूरी रूल क्या है? कुछ स्टेटमेंट नहीं है। बोहर-ब्यूरी रूल मींस 2n²। बोहर-ब्यूरी रूल मतलब 2n², एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2n², जिसमें ये जो n है ये स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ शेल। पहला शेल है मतलब K शेल है, दूसरा शेल है मतलब L शेल है, M मतलब तीसरा शेल है कि कौन सा शेल है। अगर सपोज K शेल है तो n को 1 लिख दोगे, अगर L शेल है तो n को 2 लिख दोगे, M शेल है तो n को 3 लिख दोगे, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे K शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो K आपके पास पहला शेल है, उसके लिए n 1 होता है, तो 2n² में जब आप लिखोगे 2 × 1 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 2। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट द K शेल कैन होल्ड इज जस्ट 2। समझ आया? और जो दूसरा शेल है आपका L शेल है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो n को आप 2 पुट करके देख लोगे। सो 2n² which can be written as 2 × 2 का स्क्वायर which comes out to be 8। तो इस तरीके से 2, 8, 18, 32 की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि बोहर-ब्यूरी रूल के अकॉर्डिंग हमें पता लगे कि कोई शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, राइट। एंड दिस वाज द बोहर मॉडल, और ये वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इन्होंने बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेट्स से अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं, तो सोडियम एटम में प्रोटॉन्स है 11, ठीक है, तो उस प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो भी कितने हैं? 11। इसीलिए सोडियम एटम जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, राइट। तो एटम्स पे कोई चार्ज नहीं होता। कब चार्ज होता है? जब कभी वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अदरवाइज हर एटम के अंदर जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए एटम क्या होता है? एटम इज बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल। एटम इज बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल, ये याद रखोगे। सो आई थिंक यू गॉट इट। आपको समझ आ गया कि बोर एटॉमिक थ्योरी क्या थी। तो बोर मॉडल एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, जो आपके पास एटम है दैट इज स्फेरिकल। दूसरा, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब
particles, subatomic particles, electron, proton, neutron. Electron has negative charge, proton has positive charge, and neutron has no charge. Got it? Atom is electrically neutral. That means number of protons in atoms is equal to number of electrons in atom, and neutron has no charge. So we are not counting it whenever we are talking about charged particles. We are counting just protons and electrons. The next thing is, in center of an atom we have nucleus. In center of an atom we have nucleus. And what is there in nucleus? Nucleus contains protons and neutrons. Nucleus contains protons and neutrons. Neutrons has no charge and protons possess positive charge. That is the reason nucleus is positively charged and a dense mass. Now, moving outside the nucleus, we have shells. We have shells, and shells are designated as 1, 2, 3, 4 or KLM and so on. And each shell has fixed amount of energy. Each shell possesses fixed energy. That is the reason we call them as energy levels, because they have fixed energy. Got it? And what is there in shells? In shells, the electrons revolve. Now, how many electrons can be accommodated by each shell? That is given by Bohr-Bury rule, which is 2n square. You can directly put the value of n, that is the number of shell, and you can count the number of electrons, the maximum electrons that it can hold. Got it? And one more thing, whenever the electron is there in its own shell, it is neither going to lose or accept energy by itself. So the energy of electron as well as the shell remains fixed. Got it? So this is the Bohr model of an atom, or you can see that this is the model. This is the complete model. So I think आपको समझ आ गया कि किस तरीके से बोर मॉडल होता है, कैसे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, शेल्स कहाँ होते हैं, कौन से के एलिमेंट शेल्स हैं, कितने शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप कर चुके हो, प्रोटॉन आप कर चुके हो। नाउ लेट्स डू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे चैडविक, एक वॉलंटियर थे चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अकॉर्डिंग टू हिम जितना भी मास है एटम का वो किसकी वजह से है? ऑब्वियसली उसमें कंट्रीब्यूशन डेंस मास का सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहेगा, राइट। बट ये देखा गया जब हमें न्यूट्रॉन्स, अगर हम कह दें हमारे पास न्यूट्रॉन्स नहीं है, लेट्स से न्यूट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए, तो जब एटम का मास देखा गया तो एटम का मास शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। बट हमेशा यह देखा गया कि जो एटम का मास है वो प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है उससे हमेशा ज्यादा था, कभी भी उसके इक्वल भी नहीं था, उससे ज्यादा था हमेशा, राइट। तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बताया कि इसका मतलब, राइट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाला फैक्ट तो क्लियर था, राइट, कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, बट मास का यहां प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि मास के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी वजह से जो एटम का मास है वो प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं आ रहा, उससे ज्यादा है हर टाइम, किसी भी एटम में देखो तो इस कारण, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जो चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि वो न्यूट्रल है, बट यस उसका कंट्रीब्यूशन मास के अंदर दिखता है, इसीलिए वो न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास का नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। सो बेसिकली न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल विच हैज नो चार्ज बट येस इट कंट्रीब्यूट्स इन द मास ऑफ एन एटम। तो कभी भी किसी का हमें मास अगर जानना हो, किसी भी एटम का मास जानना हो, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बहुत सा कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी से आप बहुत कुछ एटम के बारे में जान चुके हो। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो हम एटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एटॉमिक नंबर। ये क्या टर्म है हमारे पास? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब एटम को नंबर क्यों दिया जा रहा है? अब जैसे कि मैंने आपसे बताया बहुत से एटम्स होते हैं, बहुत से तरह के एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम्स डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है,
यही कारण है ना कि एटम्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको मिलते हैं। अब ऐसे ही हम मतलब एक एटम के अंदर कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उस अकॉर्डिंग हम एटम को एटॉमिक नंबर देते हैं। और यहां पे जो हम फंडामेंटल पार्टिकल कंसिडर करते हैं दैट इज प्रोटॉन, दैट इज प्रोटॉन। और फिर उस नंबर को जानकर, मतलब प्रोटॉन को जानकर, हम उसका इलेक्ट्रॉन भी जान लेते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपसे बताया, नील बोर ने आपसे बताया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर एटम के अंदर आपको प्रोटॉन पता लग जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन भी पता लग जाएगा, क्योंकि एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है, राइट? तो एटॉमिक नंबर बेसिकली एक ऐसा टर्म है एटम को डिस्क्राइब करने के लिए विच मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसको हम बोलते हैं, मतलब उससे हम एटम को एक नंबर दे देते हैं और वो नंबर वर्ल्ड वाइड फिक्स्ड है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 1 नंबर हाइड्रोजन का है, तो चाहे आप यहां पढ़ लो, चाहे अमेरिका में पढ़ लो, चाहे आप थाईलैंड में पढ़ लो, एटॉमिक नंबर 1 वाला एटम हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, right? So this is the number which is assigned by the experimental studies by counting the number of protons and electrons which are there in the atom. समझ आया? तो बेसिकली एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और सेकेंड फैक्ट आपको पता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। गॉट इट? तो पढ़ते हैं हम कुछ एटॉमिक नंबर्स, और एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने बहुत बहुत जरूरी है। पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट? तो चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कैसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता है? तो ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो इसके अंदर कितने सारे एटम्स लगे हुए हैं, इसके अंदर कितने सारे एटम्स हैं, है ना? अलग अलग तरह के एटम्स हैं जितने आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब ये जो एटम्स हैं इनके अंदर आप ध्यान से फोकस करो, यहां पे आपको नंबर दिख रहा है 1 2 3, किसी में 17, किसी में 19, किसी में 65, किसी में 85। तो ये सब क्या है? ये इनकी एटॉमिक नंबर्स है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर्स। और आपको पता है एटॉमिक नंबर इतनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि ये जो पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट्स का, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। बट अभी इस लेवल तक, आपके इस स्टैंडर्ड तक याद कर लो इतना पीरियोडिक टेबल तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर इतना पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं होगा, करना तो जरूर है, राइट? करना आपको पक्का है, बट अगर चलो अभी नहीं हो रहा है आज के लिए, लेकिन अभी आज के लिए आपको 20 एटम्स का एटॉमिक नंबर तो याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस सेशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स पहले याद करते हैं, तब आपको उससे पता लगेगा कि कैसे कैसे और चीजें हम उससे जान पाते हैं, और फिर आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ मतलब जंबलिंग करके वर्ड्स की आप किस तरीके से इनको लर्न करना इजी कर सकते हो। तो लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पे। और फर्स्ट 20 कहाँ है? देखिए ये 1 है, ये 2 है, फिर उसके बाद ये जो सेकेंड रो देख रहे हो आप, ठीक है, इसके अंदर आ गया आपके पास 3 से लेकर 10 तक, और फिर आपके पास 11 से लेकर 20 तक। तो अभी हम ये फर्स्ट 20 एटम्स मतलब एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर हम याद करने वाले हैं। तो चलिए हम एटॉमिक नंबर्स 1 to 20 लर्न करते हैं। तो फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर है वो किसको असाइन हुआ है? हाइड्रोजन को। फर्स्ट एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितना है? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है? कितने प्रोटॉन्स है उसके अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो प्रोटॉन है 1। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। अब सेकेंड एटॉमिक नंबर हमारे पास है हीलियम का। तो आई थिंक मुझे बार बार स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है कि इसमें प्रोटॉन इतना है, इसमें इलेक्ट्रॉन इतना है, ये क्लियर होना चाहिए। ये अब आप समझ लो कि किसी भी एटम के अंदर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। बट यहां पे जो ये नंबर्स लर्न कर रहे हैं, दीज आर ऑल एटॉमिक नंबर्स जो कि हमें प्रोटॉन्स स्पेसिफाई कर रहे हैं, और जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर की 1 to 20 की लिस्ट में आपके साथ शेयर करने लगी हूं। सो वी हैव हाइड्रोजन, देन वी हैव हीलियम, देन वी हैव लिथियम, उसके बाद आप देख रहे हो बेरिलियम, फिर हमारे पास है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियॉन, राइट। और फिर उसके बाद आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आपके पास यहां पे आ गया आर्गन, देन वी हैव दिस थिंग पोटेशियम एंड लास्टली वी हैव कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारे 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। ठीक है, अब सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक एटॉमिक मॉडल बनाकर दिखाओ सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए आपके पास उसके प्रोटॉन्स होने चाहिए और आपके पास उसके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है, क्योंकि जब आप उसका एटॉमिक नंबर लर्न करोगे तो आपने देखा सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो ये क्लियर है कि सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन्स है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब हम उसका एटॉमिक मॉडल बनाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स भी चाहिए होंगे, है ना। तो न्यूट्रॉन्स किसी के हमें कहां से पता लगते हैं? तो न्यूट्रॉन्स हमें किसी के पता लगते हैं एक और टर्म से जो एटम को स्पेसिफाई करती है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज मास नंबर। दैट इज कॉल्ड एज मास नंबर। और मास नंबर से तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि न्यूट्रॉन हमने पढ़ा ही वहां था कि वो चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो मास में कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए जो एटॉमिक मास है वो किस वजह से है? वो एटम के डेंस न्यूक्लियस की वजह से है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दैट मींस मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किससे बना है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है। और बेसिकली जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उनको हम एक और टर्म से बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। क्या बुलाते हैं हम उनको? न्यूक्लियॉन्स। तो बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स। तो आप मास नंबर को डिफाइन कर सकते हो, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। गॉट इट? अब जैसे कि एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, ऐसे ही हर एटम का मास नंबर भी अलग होता है, राइट। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि जो मास नंबर है वो भी हर एटम का एक स्पेसिफिक होता है, बट स्टिल वी हैव एक्सेप्शंस। ठीक है, तो अगर आप एटॉमिक मास आपको किसी का पता हो, लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, और एटॉमिक मास हमें कैसे पता लगता है? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से पता लगता है। ठीक है, अब वो कैसे पता लगता है उसका हम एक सेशन अलग से करेंगे जिसमें हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास कैसे पता लग जाता है कि एटम का मास जिसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक अप इन द अदर सेशन। अभी आप सोच लो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एटॉमिक मास बाय साइंटिस्ट, हमारे पास ये पूरा चार्ट है जो ये हमें एटॉमिक मास दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का। अब लेट्स से मेरे पास सोडियम एटम है, मेरे पास क्या है? सोडियम एटम। ठीक है, अब सोडियम एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स को जानने के लिए मुझे मास नंबर पता होना चाहिए। अब अगर मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के चार्ट को फॉलो करूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23, मतलब मास नंबर है 23। एटॉमिक मास बोलो, मास नंबर बोलो, दोनों सेम टर्म्स है। तो अब यहां पे हमें पता है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। गॉट इट? अब मास नंबर है 23, प्रोटॉन्स आपको पता है 11, तो न्यूट्रॉन तो निकाल लोगे ना। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स विल बी 12। न्यूट्रॉन्स विल बी 12। तो अब हम बना लेते हैं सोडियम का एटॉमिक मॉडल। तो ये हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, अब इस मॉडल के अंदर आप देख रहे हो कि बिल्कुल जैसे बोर ने एटम बताया था उसी तरीके से बनाएंगे ना हम, क्योंकि वही वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। स्फेरिकल है, कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर क्या है? शेल्स है, जिनको आप KLMN वगैरह से डेजिग्नेट कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा दूसरे एलिमेंट से या दूसरे एटम से कि इसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होगा। ठीक है, अब आप देखो इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है? इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स है। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? न्यूट्रॉन्स है 12, और वो किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एटम के मास में। और बाहर आप देख रहे हो शेल्स है आपके पास। ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा है कि 3 शेल्स प्रेजेंट है, और इनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और सबसे लास्ट शेल जो आपको दिख रहा है M, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो इस तरीके से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जानकर हम एटॉमिक मॉडल बना सकते हैं, राइट। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है, सेकंड में 8 क्यों नहीं है, थर्ड में 1 क्यों है, तीनों इकट्ठे क्यों नहीं है। तो इस फैक्ट को अब हम पढ़ते हैं। अब आपको एटॉमिक नंबर पता लग चुका है, आपको मास नंबर पता लग चुका है, आप जानते होंगे कैसे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कैसे न्यूट्रॉन्स का पता लगाना है। दिस इज क्लियर टू यू। अब दूसरी चीज है, जैसे कि मैंने सोडियम का एटॉमिक मॉडल बनाया था, तो आपने देखा कि उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे या कैसे हमें शेल्स के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कितने मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, वो तो आप बोर-ब्यूरी रूल से कर चुके हो। बट किसी एटम के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे वो हमें कैसे पता लगेंगे या उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं। So you should know that is called as electronic configuration. It is called as electronic configuration. तो basically electronic configuration का मतलब है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स के अंदर करोगे आप, वो जो सेट है कि जिस तरीके से आप उनमें इलेक्ट्रॉन्स डालते हो, फिल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। It is the distribution of electrons in different shells. That is KLMN में कैसे कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का एक रूल होता है और वो रूल हम फॉलो करते हैं बोर-ब्यूरी रूल, दैट इज 2n²। अब 2n² के अकॉर्डिंग जो आपके पास पहला शेल है, K शेल है, अब जैसे यहां पे K शेल है, इसके अंदर 2n² मतलब 2 into 1 का स्क्वायर आप जब करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 2, दैट इज 2। ठीक है, तो मतलब जो K शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सिर्फ 2। ठीक है, और जो दूसरा शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, सो n को आप 2 लिख दोगे तो 2 into 2 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 8। तो सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स से, और उसके बाद जो बचेंगे ऑब्वियसली आप अगले शेल्स में डालोगे। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11 और सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग शेल में। अब आपको पता है कि पहले शेल के अंदर, K शेल के अंदर आते मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आते, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास M शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं, आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स में से जो पहला शेल है वो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाएगा, सिर्फ 2। पहला शेल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाएगा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। बचे कितने, 11 में से 2 चले गए तो आपके पास कितने बचे, 9। ठीक है, अब 9 इलेक्ट्रॉन्स आप सेकंड शेल में तो नहीं डाल सकते हो, एल शेल में, क्योंकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एल शेल की होल्ड करने की वो है सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, इस 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे एल शेल में, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली आप फिल करोगे उसको अगले शेल में। तो ये इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2, 8, 1, this is called as electronic configuration. This is called as electronic configuration. That means the arrangement of electrons in different shells, that how you distribute electrons, and please do not distribute according to your own sense, do it by Bohr-Bury rule. You have to follow that rule. Right? अब आप सोचोगे, let's say अगर मैं आपसे बोलूं पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 19 है। तो उसको कैसे आप अरेंज करोगे, तो 19 में से 2 तो आपका पहले शेल में आ जाएगा। ठीक है, फिर L के अंदर आपका 8 आ जाएगा, यहां तक तो क्लियर है। बट M के अंदर आप बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते हो। जैसे 19 है तो आपने 10 फिल कर दिए और 9 रह गए, 9 में से आप तीसरे शेल में 8 ही डालोगे। उसका रीजन ये है बच्चे, जब आप आगे +1 के अंदर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ऑर्बिट्स में भी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट काफी इलैबोरेट होने वाला और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है +1 में। तो अभी तक आपके लेवल पे अगर कोई आपसे पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा कोई ऑर्बिट, वो तो आप बोहर-ब्यूरी रूल से बता दोगे। बट जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप 2, 8 फिल करने के बाद अगले में भी 8 ही डालो और फिर उससे नेक्स्ट अगले उसमें डालो।
इसीलिए मैंने आपको बोला फर्स्ट टू 20 को आपको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि आपके लेवल तक अगर कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आपको सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ही आएगा, एंड लेटर ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से और कॉम्प्लेक्स होगा ये आप +1 के अंदर स्टडी करोगे जब आप ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझोगे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम उसको 2881 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2881। ठीक है, और मतलब हम उसके तीसरे शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालेंगे। समझ गए आप? सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताती हूं। जैसे हमने यहां पे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका लास्ट शेल कौन सा है? इसका लास्ट शेल है एम शेल। इसका लास्ट शेल कौन सा है? एम शेल। इसलिए जो हमारे पास एम शेल है उसको हम एक अलग से नाम देंगे, इट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। इट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल, क्योंकि जो वैलेंस शेल होता है दैट इज द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, जिसमें सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन पे न्यूक्लियस का उतना अट्रैक्शन नहीं है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं उनको हम बुलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम क्या बुलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? तो इसका वैलेंस शेल है आपके पास m और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास 1। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम का मॉडल देखो तो कैल्शियम का एटॉमिक मॉडल ये होगा। न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हो आपके पास 20 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स भी 20 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 20 है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? ऑब्वियसली 2882। अब यहां पे 4 शेल्स है, पहला शेल K, दूसरा L, तीसरा M और लास्ट N। तो वैलेंस शेल कौन सा हुआ? वैलेंस शेल हुआ N शेल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? सिंपल सी बात है, जो N शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2882, तो मतलब लास्ट शेल में हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। समझ आया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, वैलेंस शेल कैसे बताएंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताएंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज वैलेंसी, क्योंकि हमने एटम के बारे में सब कुछ सम अप कर लिया इस सेशन के अंदर, क्योंकि ना ये मैंने 9th से लिया ना मैंने 10th से लिया, मैंने बहुत बेसिक से आपके साथ स्टार्ट किया। सो द वैलेंसीज, द रेडिकल्स, द आयंस एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी क्या करोगे आप? पहले एटॉमिक नंबर्स याद करो, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स करने सीखो, और फिर हम करते हैं कुछ नॉलेज बूस्टर सीरीज, ताकि पता लगे कि आपने सीखा क्या है इस सेशन से। राइट? तो जल्दी से इसको पढ़ो और वापस आओ, और जल्दी से हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Now let's try some knowledge boosters and see कि आपने कितना समझा है और ये टॉपिक आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगा होगा तभी तो समझ आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, इन व्हाट वे द रदरफोर्ड प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल, और दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था और रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। तो आप सोचो क्या इसका आंसर हो सकता है। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, आपको पता है कि द वे लाइक जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वॉज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इट वॉज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी और जिनके बेसिस पे कंक्लूजन्स निकाले गए थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी है, एटम के सेंटर में डेंस मास है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Right, so alpha scattering experiment was the experiment on the basis of which Rutherford proposed the atomic model. और अगर drawback की बात करें तो आपको पता है drawback क्या था? He couldn't explain the stability of an atom. He could explain the stability, वो stability को explain नहीं कर पाए थे। जैसे कि आपको पता है
कि उन्होंने अपने मॉडल के अंदर कहा था कि न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ घूम रहे हैं, उसके अराउंड घूम रहे हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन मतलब या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उससे एनर्जी निकलती है, उसका पाथ छोटा होता रहता है और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाता है। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला आज तक, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिला। सो दिस वाज द स्टेबिलिटी, लाइक ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, जो उनका मेजर ड्रॉबैक था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड वैलेंसी ऑफ एन एटम? एक्सप्लेन। क्या कुछ रिलेशनशिप है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार या वैलेंसी में? तो पहले इनका डेफिनेशन सोचो, और इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगी क्योंकि आपको पता है ये टर्म्स बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आपको एटम के न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर है वो क्या देते हैं? मास नंबर। ठीक है। और आइसोटोप की बात करें, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स अभी इस सेशन में नहीं किया हमने, बट मैं आपको बता देती हूं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म, H11, H12 एंड H13। तीनों का ही आप देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 1, बट मास नंबर सबका अलग है। जैसे इसका कितना है? मास नंबर 1, इसका मास नंबर है 2 और इसका मास नंबर है 3। सो दे डिफर इन द मास नंबर, सो दे आर आइसोटोप्स। ऐसे ही आपके पास आइसोबार्स भी होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम होता है, उल्टा होता है इसका, जिसका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम और आर्गन। आपको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का 18, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों का मास नंबर सेम है 40 एंड 40। तो इसका मतलब दे शेयर सर्टेन रिलेशन। तो इनका रिलेशन क्या है? दे आर आइसोबार्स, दे आर आइसोबार्स। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही आपको प्रोटॉन्स पता लगते हैं, प्रोटॉन्स को से आपको इलेक्ट्रॉन्स पता लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को देखकर ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। और जब हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर हम क्या बता पाते हैं? उसका वैलेंसी। तो इतना इलैबोरेट इसको अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वैलेंसी अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए अभी के लिए आप इतना जानो कि वैलेंसी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से पता लगता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल? आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल का एक मेन डिफरेंस बताना है, और आप सोचो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप, और मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आपको आंसर बिल्कुल समझ आ गया होगा, और जो मैं समझाने वाली हूं आपको भी लगेगा कि यस मैम, ये तो हमें आता ही था, ये यही हमने सोचा था। तो देखो बच्चे, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है और पॉजिटिव चार्ज उसमें पूरा स्प्रेडेड है, हर जगह पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें नेगेटिव चार्जेस कम हैं लेकिन कहीं कहीं पे स्कैटर्ड है इस तरीके से। देयर आर ओनली फ्यू नेगेटिव चार्जेस एंड दे आर स्कैटर्ड एट सर्टेन प्लेसेस। और अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग सेंटर के अंदर डेंस मास है जिसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियस। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके आसपास नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं।
राइट तो ये मेजर डिफरेंस है थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उनका जो मॉडल था इट रिजेंबल्ड सोलर सिस्टम। उन्होंने अपने मॉडल को किससे मिलाया था? सोलर सिस्टम से। और थॉमसन ने अपना मॉडल किससे मिलाया था? प्लम पुडिंग मॉडल से। इसीलिए मतलब एक पुडिंग जिसमें प्लम्स होते हैं उससे मिलाया था। तो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन जिसके अंदर हमें एक आयन दिया है, आयन, और आयन कौन से? X2 पॉजिटिव। और हमें कहा गया है कि इस आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लिख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। और न्यूट्रॉन्स भी दिए गए हैं कि न्यूट्रॉन्स हैं 12। और हमें इसका एटॉमिक नंबर पूछा है और हमें इसका मास नंबर पूछा है। अब देखो, अगर किसी का एटॉमिक नंबर जानना है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और मास नंबर जानना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दोगे तो मास नंबर आ जाएगा। अब लेकिन ये एटम नहीं है, ये आयन है, क्योंकि एटम के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो दैट मीन्स ओरिजिनली इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12। अगर इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 12। तो यही इसका एटॉमिक नंबर आ गया। क्या एटॉमिक नंबर होगा? 12। अब मास नंबर निकालना सिंपल है, क्योंकि मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आपके पास आ चुके हैं, न्यूट्रॉन्स आपको दिए, और 12 प्लस 12 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया? 24। तो दैट मीन्स एटॉमिक नंबर कितना है? 12 और मास नंबर कितना है? 24। और बेसिकली ये मैग्नीशियम एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का है और मैग्नीशियम ही 2 पॉजिटिव बनाता है, राइट? तो इस तरीके से आप ऐसा क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट बात है, इज इट पॉसिबल इन एन एटम टू हैव 12 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक एटम हो और उसके अंदर प्रोटॉन्स 12 हो और इलेक्ट्रॉन्स 13 हो? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। द रीजन बीइंग, आपको पता है कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड आपको पूछा गया है, व्हाई हीलियम गैस इज इनर्ट? इनर्ट का मतलब होता है कि वो किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करती है, राइट? मतलब इट इज लीस्ट रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब ये होता है। अब देखो, हीलियम इज He। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन्स 2, इलेक्ट्रॉन्स भी 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बिल्कुल फिल्ड है, तो दैट मीन्स इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write the conclusions drawn by Rutherford for the following observations during his scattering experiment। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई है और आपको उनके कंक्लूजन्स बताने हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन्स निकाले थे अपने इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो पहला आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। दूसरा दिया है, सम अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। तीसरा दिया है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। अब इसमें आपको दिया है कि वो स्ट्रेट पास हो जाते हैं, तो इससे क्या कंक्लूड किया था? दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम के अंदर है वो क्या है? खाली है। अब सेकेंड था, सम अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कंक्लूड किया था कि उनका जो डायरेक्ट बम्बार्डमेंट है वो एक डेंस मास के साथ हो रहा है। सो देयर इज डेंस मास इन द सेंटर ऑफ एन एटम, और उसको क्या बुलाया गया? इट इज न्यूक्लियस। इट इज न्यूक्लियस। तीसरी चीज है कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, कि बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड द रीजन बीइंग, वो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन किस वजह से था? उसमें बहुत आप कह सकते हो एक्सट्रीम फोर्स ऑफ रिपल्शन था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कंक्लूड किया गया था। सो दीज वर द 3 कंक्लूजन्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है वैलेंस शेल, तीसरा है वैलेंसी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल और वैलेंसी क्या होता है। टाइम इज अप। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, इसको आप क्या बुलाते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, तो इस 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। तो इसको कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो? जैसे के में आपने 2 डाले, एल में आपने 8 और एम के अंदर 1। सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वी हैव वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल ऑफ एन एटम विच रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन। एटम का लास्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, राइट। जैसे अब सोडियम के अंदर लास्ट शेल कौन सा है? एम शेल। सो एम शेल इज द वैलेंस शेल। एम शेल क्या है? एम शेल इज द वैलेंस शेल। थर्ड वी हैव वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बेसिकली वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे यहां पे 1 है, तो अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो उसका वैलेंसी होता है +1। अगर 2 होता है तो +2, अगर 3 होता है तो +3, और अगर 4 से लेके 8 तक होता है तो उसका वैलेंसी 8 में से माइनस करके निकाला जाता है। 4 का +-4, फिर उसके बाद -3, -2, -1, और 8 वाले का वैलेंसी होता है 0, क्योंकि वो स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज गिव एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सेकेंड मास number of sulfur, 3 electronic configuration of sulfur, 4th which of the 2 elements given would be chemically more reactive, sulfur और argon। ये आपको बताना है। तो पहले पार्ट में एटॉमिक नंबर ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप याद करोगे तो आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16। ठीक है। मास नंबर सल्फर का कितना होता है? मास नंबर सल्फर का होता है 32। मास नंबर कितना होता है? 32। अगेन यू हैव टू लर्न इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप किसी का एटॉमिक नंबर याद करोगे तो आपको उसके प्रोटॉन भी पता लग जाएंगे और आपको उसके इलेक्ट्रॉन भी पता लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को देखते हुए आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, दैट इज 286 अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी रूल। हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एक आपके पास सल्फर है और एक आर्गन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और आर्गन का 18। तो अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही पता लगता है कौन रिएक्टिव है। अब इन दोनों में से रिएक्टिव कौन होगा? सल्फर। क्यों? क्योंकि आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन पोजेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझे? तो इसलिए आर्गन लीस्ट रिएक्टिव होगा और सल्फर इसके कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होगा। समझे आप? तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्रीफली थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। आपको थॉमसन मॉडल सही से पूरा एक्सप्लेन करना है। तो देखो बच्चों, आपको पता है थॉमसन मॉडल अगर हम बात करें, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, के जो एटम है उसके अंदर पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है, इसलिए थॉमसन मॉडल सबसे पहला एक अटेम्प्ट था। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और पूरा स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली, और इसमें कई जगह पे नेगेटिव चार्जेस हैं, जैसे कि प्लम्स होते हैं पुडिंग के अंदर, राइट। तो इसीलिए थॉमसन मॉडल को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। इट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। पर आपको पता है इस मॉडल का मेजर लिमिटेशन भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी इतना सारा पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और वो भी आपको दिख रहा है स्कैटर्ड हो? नहीं, क्योंकि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को कब से न्यूट्रलाइज कर चुका होता और वो हमें दिखता भी नहीं, समझे? सो दिस वॉज द लिमिटेशन दैट ही कुडंट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये ट्रू है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, बट इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता।
Next question we have is, write drawback of Thomson model and what do you think would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold. तो ड्रॉबैक तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ही फेल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि इतने सारे पॉजिटिव चार्ज में इतना थोड़ा नेगेटिव चार्ज कैसे स्कैटर्ड रह सकता है. सो हेंस वी कैन से ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. He failed to explain the stability of an atom. अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल के अलावा किसी और मेटल को लेकर होता तो क्या आप देखते. देखो, आपको पता है कि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया तो उसके अंदर से गोल्ड फॉइल में से हमने अल्फा पार्टिकल की रे पास की थी. ठीक है. अब आपको पता है कि जो गोल्ड फॉइल है वो हाईली मेलिएबल है, मतलब आप उसको हैमर करके थिन शीट्स बना सकते हो, बहुत थिन शीट्स बना सकते हो, राइट. तो अगर आप कोई और मेटल लेते हो वो उतना मेलिएबल नहीं होगा, तो हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स है वो उतने अप्रोप्रिएट ना हो पाते जैसे कि गोल्ड को लेकर हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कैनाल रेज, who discovered them and what is the charge and the mass of canal ray. और सेकेंड पार्ट है, हीलियम एटम हैज an atomic mass of 4 mu and 2 protons in its nucleus. तो उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो सबसे पहले तो बच्चे कैनाल रेज कौन सी होती है. आपको पता है ना कि जब ई गोल्डस्टिन ने प्रोटॉन को डिस्कवर कैनाल रेज से ही किया था कि लेट्स से ये कैथोड है और ये एनोड है. तो जब कैथोड रेज निकलती हैं तो वो गैस के भी इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाती है और इन रिटर्न गैस क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाती है. और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड दे फॉर्म द कैनाल रेज. So basically canal rays are formed by the moving ionized gas particles. राइट. और किसने डिस्कवर किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टिन. और चार्ज एंड मास ऑफ कैनाल रे की बात हो रही है तो आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज प्रोटॉन, है ना. और आपको पता है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज. अब सेकेंड पार्ट है कि हीलियम एटम जो है उसका एटॉमिक मास हमें गिवन है कि उसका एटॉमिक मास है 4 म्यू और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी गिवन है कि इसके प्रोटॉन्स है 4. हमें निकालना है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे. ठीक है, 2 प्रोटॉन्स गिवन है. तो आपको पता है बच्चे, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो मास नंबर कितना है, यहाँ पे मास नंबर है 4, प्रोटॉन्स कितने हैं 2, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 2. सो द न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन हीलियम दे आर 2 इन नंबर. गॉट इट. तो इस तरीके से आप प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, अगर आपको किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया 8, प्रोटॉन का नंबर भी दिया 8, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में ये बताना है. उस पे चार्ज क्या होगा ये बताना है. और आपको बताना है कि एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो जब हम आइसोटोप का टॉपिक करेंगे तब करेंगे, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि बेसिकली ये PYQs हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो इस टॉपिक को अभी हम रहने देते हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं. तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8, इलेक्ट्रॉन्स दिए 8 और प्रोटॉन्स भी दिए 8, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा. ऑब्वियसली सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम विच इज फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 8. और चार्ज क्या होगा. अब देखो, इस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज. तो अगर कभी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम होंगे, सो ऑब्वियसली वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा. गॉट इट. Next question is, what is the limitation of J.J. Thomson model? So it is the repeated question. We have already discussed that he failed to explain the distribution of charges. He failed to explain the distribution of charges, or hence we can say he failed to explain the stability of an atom.
he failed to explain the stability of an atom. Next question is, write the three main features of Rutherford nucleus model of an atom. Second part है, name the three subatomic particles of an atom. तो बच्चे देखो, जो तीन मेन फीचर्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के, जो तो सबसे पहली बात तो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. एंड ही कंपेयर्ड द मॉडल विद सोलर सिस्टम, ये मत भूलना आप, ही कंपेयर्ड द मॉडल विद सोलर सिस्टम, और इसमें न्यूक्लियस का चार्ज भी बताया गया है, वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है. नेक्स्ट, थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये तो बहुत इजी है, आपको पता है कि थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आपको पता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का. न्यूट्रॉन न्यूट्रल है बट उसका मास सबसे ज्यादा है इनमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड स्टेट द चार्ज एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट कि आप जैसे आपने किया था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है इस तरीके से, तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी, उसका पाथ स्पाइरल होता रहता है और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाता है. और ऐसा कभी आज तक किसी को भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऐसा करने में इलेक्ट्रॉन को सेकंड से भी कम टाइम लगेगा. सो दिस वाज द ड्रॉबैक व्हिच ही कुड एक्सप्लेन. एंड न्यूट्रॉन की चार्ज और मास की बात हो रही है, तो इसके नाम से ही पता लगता है कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन इसका मास क्या है, 1. इसका मास क्या है, 1, और लेकिन इस पे चार्ज कोई भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ K and L shells of an atom are full, आपको दिया गया है कि अगर एक एलिमेंट के अंदर 2 शेल्स हैं और वो पूरे फुल है. फुल का मतलब क्या होगा, K फर्स्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L सेकंड शेल होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. तो इनको ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब 10. और ऐसे एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के पता लगती है, और इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जितने शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी होगा 0. इसका वैलेंसी क्या होगा, 0. और इस एलिमेंट का नाम क्या है, अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 10, तो मतलब प्रोटॉन भी 10 है, और 10 प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर भी 10 है, और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का. किसका होता है. So with this we finished the knowledge boosters and I hope कि आपको जो questions मैंने पूछे वो already आते होंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो सेशन हमने किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, राइट. तो देखो बच्चे, जब भी कोई सेशन पढ़ते हैं ना हम, तो जरूरी होता है कि उस पे बेस कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम जरूर करें, क्योंकि जब हम कभी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं तो वो चीज हमें पक्की हो जाती है, हमें भूलती नहीं है. सो मेक योर हैबिट व्हेनेवर यू स्टडी So make your habit that whenever you study something, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर जरूर प्रैक्टिस किया करो. बच्चे, सेशन एंड करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो YouTube का कंटेंट है और जो हमारा स्पेशल क्लासेस का कंटेंट है, ठीक है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. और आप इससे काफी अच्छा रिजल्ट भी लाते हो. बट बच्चे, अगर आपको कंपीट करना है अपने पीयर मेट्स के साथ, आपको कंपटीशन के अंदर आना है, तो चाहकर भी हम उतना ज्यादा आपको यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में नहीं करा पाते. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन ट्राई करो, क्योंकि देखिए बच्चे, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, लाइव टेस्ट, क्विजेस, और जो कंटेंट पे आपको प्रोवाइडेड होता है ना, वो कंटेंट भी हाई ग्रेड कंटेंट होता है जो आपको बहुत हेल्प करता है और आप अपने पीयर मेट्स के साथ कंपीट कर सकते हो अच्छे से. सो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 तरह का, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जैसे कि अभी आपको पता है कि सेशन एंड होने वाला है, बट फिर भी आप अभी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप उसको ट्राई कर सकते हो, उससे भी
भी आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी, राइट। बट एक और बात, अगर बच्चे आप सब्सक्रिप्शन अभी 9th 10th 11th 12th का 2 इयर्स या 2 इयर्स से ज्यादा का लेते हो तो बहुत बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि अभी वो आपको सिर्फ 25,000 में मिल रहा है और जल्दी ही इसकी ये जो प्राइसेस है ये इंक्रीज होने वाले हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि अगर ट्रायल के तौर पे लेना चाहते हो तो चलो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, बट इफ यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर 2 इयर्स और मोर देन 2 इयर्स, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बहुत पॉकेट फ्रेंडली रहता है। और बच्चे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको इतने सारे एजुकेटर्स एक कैटेगरी में मिलते हैं और आप पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेस और ये जो पीडीएफ्स होते हैं, स्टडी मटेरियल आपको बहुत ही अच्छा मिलता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो 9th 10th 11th 12th के सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे चार्जेस है 25,000 2 इयर्स के, और ऐसी 10th 11th 12th के लिए हमारे चार्जेस है अगेन 25,000। तो बच्चे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से सब्सक्रिप्शन बाय करो। एंड आपको पता है और हमारा एक स्टेप अप सब्सक्रिप्शन भी है, और इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मेंटोर असाइन होता है और वो आपके लिए टोटली प्लानिंग करते हैं सारी कि आपको कैसे सेशंस लेने हैं, क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। तो वो बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं आपके लिए, जो कई बार बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का लेते हो तो 28,000 का, और 10th 11th 12th के लिए भी 28,000 का है। सो डू नॉट वेस्ट टाइम, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ट्राई करो, प्लस या iconic, but must go for subscription. And whenever you buy the subscription, make use of my referral code, that is Divya01, to avail 10% extra discount. Right? तो बच्चे, don't waste your time. If you really want to reach a certain height, then go for the Unacademy subscription. Unacademy जो कहता है वो करके दिखाता है। तो मिलते हैं हम कल लाइव सेशन में, जहां पे मैं देखती हूं कि कितना आपको समझ आया है। सो प्लीज बी थॉरो विद दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो मैं आपसे बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, एंड एट दैट टाइम मैं ये चाहती हूं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप यू शुड बी क्विक विद द आंसर। सोचने का भी टाइम नहीं दूंगी मैं कल। सो प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल एंड कम टुमारो, एंड यू शुड बी थॉरो विद द टॉपिक. So with this, we come to an end of this session. I hope you like it. So if you really like it, hit the like button and share the video with your friends. And do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you want to keep watching my videos, my lectures or my live sessions, please follow my profile, that is Divya2718, in order to get the notifications regarding my classes. Got it? And if you like my teaching style and if you think कि मैं आपके सारे concepts clear कर पाती हूँ, then enroll yourself in my special classes. So there I'll be able to resolve all your doubts related to physics, chemistry as well as bio. Right? So follow my profile and subscribe to our channel. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet tomorrow in the live session, and there I'm going to see कि कितना आपको समझ आया. So thank you. Bye bye. Take care.